नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पिछला जो सैटरडे था उसमें ऑफलाइन मोड में जो पेपर हुआ था वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और थोड़ा लेट हो गया है, व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट करके। जो है पूरे 100 नंबर का पेपर है। इसमें पहले शुरू के 20 क्वेश्चन है हिंदी के, और फिर उत्तराखंड के, और फिर जीएस करंट अफेयर मिला करके मैथ रीजनिंग करके पूरे 100 नंबर का बहुत बढ़िया पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस टाइप के प्रश्न आजकल काफी आ रहे हैं। लीजिए प्रश्न पढ़िए। जीवा पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है। जीवा पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है। निम्न में से किस लोकोक्ति का एक अर्थ है? ठीक है जी, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति का एक बढ़िया प्रश्न है। जीवा पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है, निम्न में से किस लोकोक्ति का एक अर्थ है? पहला आपके पास एक दाढ़ खांदी एक चमलांदी, एक दाढ़ खांदी एक चमलांदी। दूसरा है मन को खाणू खुशी को सौदा। और सी है जीव जब कस तब शरीर अपना बस। और डी है कम खाण गम कम खाण गम खाण भलू। कम खाण गम खाण भलू। तो ये 4 प्रश्न हैं। देखो यहाँ पे जीव पर नियंत्रण, जब जीव कस मतलब जीव पर नियंत्रण, तब शरीर अपना बस, शरीर निरोग रहता है। तो ये सी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले का क्या होगा? सी। जब जीव कस यानी जब जीव पर नियंत्रण, तब शरीर अपना बस यानी जीव पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदों के अपनी विभक्तियों को छोड़कर नियमानुसार मिल जाने और उनके एक पद बन जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है आगम, दूसरा है समास, तीसरा है संधि, और चौथा है निगम। तो यहां पर बताना यह है कि दो या दो से अधिक पदों के अपनी विभक्तियों को छोड़कर के नियमानुसार मिल जाने और उनका एक पद, तो एक पद कहां पर बनता है? समास में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो क्या बोला? दो या दो से अधिक पदों की अपनी विभक्तियों को छोड़कर, अपनी विभक्ति छोड़ देते हैं, ये विभक्ति हो गई इसकी का, और नियमानुसार मिल जाने और उनका एक पद बन जाने की क्रिया। तो एक पद कैसे बनेगा? जैसे लिखा हमने राजपुत्र, या राजा की कन्या राजकन्या, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो यहां पर ये सब एक प्रकार से सामासिक पद है, समस्त पद है। तो यहां पर बी वाला समास हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखो। निम्न रचनाएं तथा उनके लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना यह है कौन सा सुमेलित नहीं है। आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, इसके आगे लिखा हुआ है शैलेश मटियानी। क्या लिखा हुआ है? शैलेश मटियानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी। पगडंडियों का जमाना हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठाकुर जी भोले हैं, यहां पर होना था महादेवी वर्मा है, ये महादेवी वर्मा है, ये प्रिंट छपने में हो गया महादेवी वर्मा। तो ठाकुर जी भोले, ये डैश करके आपने कर देना है महादेवी वर्मा। अब बताना इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है जी? ये बिल्कुल सही है। आकाश कितना अनंत है, ये शैलेश मटियानी जी की है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी कई बार पेपरों में आ रखी है, मनोहर श्याम जोशी की है। और पगडंडियों का जमाना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? हरिशंकर परसाई। किसकी है जी? हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई ने लिखी है क्या? पगडंडियों का जमाना। और यहाँ क्या दे रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठाकुर जी भोले हैं, ये महादेवी वर्मा की एक रचना है। तो नहीं बताना था, तो क्या रही है? सी वाला विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा। ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई संगत अर्थ न हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई सार्थक या कोई संगत अर्थ न हो, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द, विलोम शब्द, योगरूढ़ शब्द, या रूढ़ शब्द।
तो हमारा आंसर होगा डी वाला रूढ़ शब्द। यानी जो रूढ़ शब्द होते हैं ये दिखने में छोटे होते हैं और इनका जब खंडन करते हैं तो इनका जो है कोई सार्थक या संगत अर्थ नहीं होता है। ठीक है जी। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बना उसे यौगिक बोलते हैं। विलोम मतलब ये दोनों उल्टे होते हैं। और योग रूढ़, यहाँ योग भी होता है लेकिन रूढ़ होता है, जैसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। योग रूढ़ में आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे अगर, तो जैसे हमने लिखा पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर बोला तो यहाँ पीत एक शब्द है और अंबर एक शब्द है, ये दोनों योग है लेकिन साथ में रूढ़ भी है, क्योंकि पीतांबर किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। पीतांबर किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। तो इसलिए योग रूढ़ शब्द हो गया। जैसे विलोम शब्द है तो ये उल्टा हो गया है ना, रात का दिन, दिन का रात, तो ये विलोम शब्द हो गया। और यौगिक में जैसे एग्जाम्पल के लिए विद्या एक शब्द है और आलय एक शब्द है और दोनों क्या बन गया? ये विद्यालय। तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है, पीतांबर योग रूढ़ शब्द है और विलोम शब्द जानते ही हैं। और रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये घर ही लगा दिया हमने, तो घर एक प्रकार का क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया, क्योंकि घा को अलग कर देंगे, रा को अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमने दिन लगा दिया, तो दिन अगर दी को अलग कर देंगे, दिन एक रूढ़ शब्द है, ठीक है जी, दी अलग कर देंगे, ना कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। पद्म श्री शिवानी गौरा पंथ, गौरा पंथ क्या थी? एक लेखिका थी या एक इतिहासकार थी, या दार्शनिक थी या वैज्ञानिक थी? तो हमारा आंसर होगा एक क्या थी? लेखिका। और ये जो शिवानी जी हैं इनका वास्तविक नाम अगर पूछते हैं तो ये जो गौरा पंथ है ये इनका क्या है? वास्तविक नाम है जी। और जो इनका शिवानी नाम है इसमें ये रचनाएं करते थे। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रचनाएं किस नाम से करती थी? ये शिवानी नाम से रचनाएं करती थी। और जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? हम बोलेंगे गौरा पंथ। तो गौरा पंथ शिवानी का वास्तविक नाम हो गया और गौरा पंथ शिवानी नाम से जो है रचनाएं किया करती थी, इसलिए गौरा पंथ शिवानी क्या है? एक लेखिका है। और याद रखना, एक बार पेपर में आया था कि गौरा पंथ शिवानी का जन्म कब हुआ था? 1923 में। और 1923 में कहाँ हुआ था? राजकोट में। और राजकोट कहाँ पड़ता है हमारा? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और जबकि मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? कुमाऊं की है। तो कुमाऊं की ब्राह्मण परिवार की, कुमाऊं के ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। और गौरा पंथ शिवानी का अगर मूल नाम पूछते हैं तो गौरा पंथ, और शिवानी इनका उपनाम है क्योंकि इस नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेखिका। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? बताइए फटाफट करके। पहला ऑप्शन है हमारे पास, इनके बचपन का नाम गोसाई था। बिल्कुल सही बात है जी। 1916 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार में इन्होंने तंबाकू का धुआं नामक रचना प्रकाशित की। बिल्कुल सही बात है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला, ये भी बात सही है। और 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनकी मृत्यु 1988 में, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1977 में हुई, ना कि 1988 में। और सुमित्रानंद पंत आप जानते हैं इनका संबंध जो है अल्मोड़ा उस समय का था, लेकिन आज का जो कौसानी है, आज के कौसानी से इनका संबंध है, यानी उत्तराखंड कौसानी में इनका जन्म हुआ था। और उस समय कौसानी जो है अल्मोड़ा में आता है, लेकिन आज बागेश्वर में कौसानी पड़ता है, यानी इनका संबंध उत्तराखंड से, इसलिए तो उत्तराखंड के संबंध में मोस्ट है ही। और यहाँ हिंदी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो हमारा ये भी हो गया। सातवां प्रश्न ये रहा, गढ़वाली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? अब देखो, गढ़वाली भाषा में पूछा भाई कि गढ़वाली भाषा के संबंध में कौन सी बात जो है सत्य नहीं है। पहली बात पूछी हुई है, इसकी अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। ठीक है जी, सही बात है जी। ना के स्थान पर बहुधा ना का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, जैसे हम बोलते हैं है ना, कख जानो, है ना, कख जान, वख आण, है ना, तो जाना आना, तो ना का प्रयोग होता है। लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है भाई, क्यों नहीं है ना, कख जानी तो जाने, है ना, आणी, तो एक प्रकार से जो है लिंग निर्धारण की निश्चित नियमावली है यहाँ पे। और बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान ना जोड़ा जाता है, तो ना नहीं जोड़ा जाता है। तो हमारा जो है यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा।
गढ़वाली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये डी वाला विकल्प सही नहीं है, बाकी ये सारे के सारे जो है सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। वह घर आया और उसने भोजन किया। फिर दूसरा लिखा हुआ है, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। और फिर है, मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। ठीक है जी, जहां और आता है सीधे सीधे, है ना, ये संयुक्त वाक्य के हैं। और जहां की आता है समझ जाना कि वो मिश्र वाक्य है। जहां भी आपको की दिखे उसको सीधे मिश्र वाक्य कर दीजिए। इसलिए यहां पर तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी की तरफ, ए और बी दोनों संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। श्रम, भ्रम, श्रम, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों है। श्रम, भ्रम, श्रम, बताइए फटाफट करके कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर ए और बी नहीं करना है, ए और बी नहीं करना है यहां पे। ठीक है जी, देखो ये प्रश्न था, ये 9वां वाला प्रश्न, कि शुद्ध शब्द का चयन करना है और इनमें से शुद्ध जो है वो कौन सा होगा? ए वाला विकल्प, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बाकी सारे के सारे ये गलत हैं, ये सारे के सारे गलत हैं। ठीक है जी, बरम हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलती है। ठीक है, ये तो अनावश्यक लग रहा है बीच में, तो इसलिए हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, हांसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। हांसुए के ब्याह में क्या है? खुरपे के गीत। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, शादी के गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। लगाइए सही आंसर, क्या लग रहा है आपको? लगाइए फटाफट करके। हांसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या है? आंसर होगा सी, असंगत बातें करना। हांसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का मतलब है असंगत बात करना। और 11वां प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम डॉट 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 बताया, बताने वाले रूप को क्या कहते हैं? फिर डॉट, 2 डॉट दिए हुए हैं, एक यहां पर भरना है। ठीक है जी, जहां पर ये डॉट दिए हुए हैं यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा? इन 2 विकल्पों में से, इन 4 विकल्पों में से। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की, यहां पर आएगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को, बताने वाले रूप को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हमारा कहां है? सी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहां विशेषण आ गया और यहां विशेषता आ गई, तो सी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम कैसे प्रयोग हो रखा है? अशुद्ध प्रयोग हो रखा है। अब पहचानना आपको कि सर्वनाम कहां पर गलत तरीके से प्रयोग हो रखा है। ठीक है जी, देखो आप पढ़ लिया होगा आपने अब तक। देखो मैं हट गया हूं, पढ़ लिया होगा आपने। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती है। दूसरा है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और डी है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखो हमें बताना यह है कि इन चारों में से सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग कहां पर हो रखा है। तो देखो सी में अगर ध्यान देंगे जरा, तो सी की तरफ आएंगे, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, जबकि क्या होना चाहिए था? मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सही होना चाहिए था। यहां मैं तेरे आ रखा है, तो इसलिए ये बताना क्या था कि अशुद्ध प्रयोग हो रखा। तो ये अशुद्ध प्रयोग हो रखा है। सही प्रयोग क्या है? मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। तो यहां पर 12 का सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखो, जिस शब्द से क्रिया के समय का ज्ञान होता है, जिस, यहां पर अलग होता है, जिस शब्द से क्रिया के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। उसे क्या कहते हैं? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और सी है कालवाचक क्रिया विशेषण, और डी है स्थानवाचक। तो भाई समय का ज्ञान, समय का मतलब काल होगा, सीधे से टिक कर देंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण हमारा सही आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा,
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। मतलब जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी बोल रहे हैं कि जो गति दीप की होती है, जो गति क्या है, दीपक की होती है, ये आ गया। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुई। तो यहां पर रहीमदास जी बोल रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, जो गति जो है दीप की है कि वही गति कुल में किसकी होती है, कपूत की होती है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। ठीक है जी, यानी दीपक की और कुल में अगर कुपुत्र पैदा हो जाए तो उसकी गति एक ही होती है कि बारे उजियारो करे। अगर दीपक जलता है तो उजाला, जो हमारा उजाला हो जाता है। इस बारे का मतलब यहां पर क्या है, बारे उजियारो, बारे उजियारो है ना। इस बारे उजियारो का मतलब यहां पर क्या है, बारे उजियारो मतलब इस बारे का मतलब जो है जलने से है, और एक बारे का मतलब यहां पर बचपन से है। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुई। तो यहां पर जो बारे नाम का शब्द आया है और जो बड़े शब्द का आया है, इसमें अलंकार है। बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरो हुई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं रहीमदास कि दीपक और कुल में अगर कुपुत्र आता है कि जो जैसे जो है जो गति दीप की होती है, वही गति जो है कुल में कपूत की होती है। बारे उजियारो करे मतलब दीपक जब जलता है, बारे का मतलब यहां पर क्या है, जलना, और एक बारे का मतलब बचपन है। तो बारे उजियारो करे, दीपक जब जलता है, तो दीपक जब जलता है यानी बारे होता है तो उजियारा होता है। उसी प्रकार से दूसरे अर्थ में जब कुल में जब कुपुत्र होता है तो शुरू में आनंद आता है, क्योंकि शुरू में वो किसी प्रकार कोई हरकत नहीं करता है, शुरू में थोड़ी पता चलता है ये कुपुत्र है। तो जब कुल में जो है पुत्र पैदा होता है ना, बचपन में, इस बारे का मतलब बचपन से लगा सकते हैं कि कुल में अगर बच्चा अगर पैदा होता है, बच्चे से या बचपन से इसका अर्थ लगाते हैं, तो उसी प्रकार जैसे दीपक जलता है, उसी प्रकार परिवार में जब बच्चा आता है तो परिवार में आनंद आ जाता है। फिर आगे क्या बोलते हैं, है ना, आगे बोलते हैं उजियारो करे बड़े अंधेरो हुई। बड़े अंधेरो हुई मतलब जब दीपक, बड़े का मतलब यहां पर बुझना हो गया, एक दीपक का मतलब यहां पर क्या हो गया, बुझना। दीपक जब बुझ जाता है, दीपक जब बुझ जाता है तब क्या होता है, अंधेरा होता है। उसी प्रकार से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पुत्र जब बड़ा हो जाता है और जब वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कुल की जो है निंदा होती है, तो तब अंधेरो हुई, यानी परिवार उस कुल की जो है निंदा होती है, यानी तब उस परिवार में अंधेरा छा जाता है। तो यहां पर बढ़े का दो अर्थ है। बढ़े के दो अर्थ कौन कौन से हैं, एक अर्थ बढ़े का है बड़ा होना, यानी जब बच्चा बड़ा हो गया, और एक अर्थ का मतलब है बुझने से, यानी दीपक बुझ गया, यानी बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा होने पर, और यहां पर हो गया कि दीपक बुझ जाने पर, दीपक बुझ जाने मतलब दीपक बढ़ा दिया, बुझा दिया। तो और यहां पर बारे का मतलब एक अर्थ बचपन से है और एक अर्थ यहां पर किससे है, जलने से है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से बारे के दो अर्थ हैं और बड़े के दो अर्थ हैं। तो जहां पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है, सलेस अलंकार होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक है जी। बहुत मुश्किल होता है सलेस अलंकार निकालना, क्योंकि अर्थ निकालना पड़ता है इसका, और अगर आप अर्थ निकालना जानते हैं तो फिर सलेस अलंकार निकालना भी आ जाता है। मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। यण शब्द, अब देखो अति धन अधिक, अति धन अधिक, ई के बाद आ आता है तो ई का या हो जाता है, ये अत्यधिक है, गुण संधि है। सुधन आगत, स्वागत, यानी ए और बी दोनों, और सदन गुण बराबर सदगुण। तो हमें यण संधि का बताना है, सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है। अति धन अधिक है तो देख लेते हैं, एक अति शब्द है और एक शब्द क्या है, अधिक शब्द है। क्या बन रखा है, अत्यधिक। तो इस शब्द के अंत में देखो, ये हलंत कर देंगे, यहां से निकल जाएगा ई, और यहां हमारे पास क्या है, अधिक।
अब यण संधि का नियम क्या है कि ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, तो ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का क्या हो जाएगा, या। अब ई का या हो गया तो बस संधि तो हो ही गई है। अब ये अधिक हो गया इधर से, और इधर से ये क्या हो गया, अत हो गया। ये आ यहां चला जाएगा, ये बन जाएगा क्या, या। यहां क्या बचा, ये दिख, ये दिख यहां आ जाएगा, और यहां हमारे पास क्या बचा, ये अत हलंत वाला, और इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये आदता है, ये आदता लिख दिया, या इधर से है और ये धिक इधर से है, और क्या लिख देंगे इसको, अत्यधिक बराबर अत्यधिक। तो ई का या हो रखा है गुण संधि। उसी प्रकार से सु धन आगत है, ये सु है और ये क्या है, आगत है। तो ऊ आया, ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो ऊ का वाह हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है जी, वाह हो जाता है। ठीक है जी। अब ऊ का वाह कैसे होगा, देखो ये सा है, ये सु है, और ये क्या था यहां पर आगत, तो यहां सा हलंत कर दिया, ऊ निकाल दिया, यहां से हो गया ये आगत। ऊ के बाद असमान स्वर आया तो ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हलंत हो जाएगा, ये सा इधर नीचे उतर जाएगा, इधर से ये क्या हो गया, आगत हो गया। अब ये भी आधा ये भी आधा, लेकिन यहां इधर देख सकते हैं वाह पूरा हो गया। ठीक है जी, इधर सा आधा है ये लगा दिया, और इधर गत है गत कर दिया, और ये स्वागत बन गया। तो इधर से इसमें इसमें दोनों में अत्यधिक और स्वागत में यण संधि है, इसलिए हमारा सी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, ठीक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बाकी संधि में किसी को कोई दिक्कत है, यूट्यूब में संधि वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। जो स्त्री के बसीभूत है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, जो स्त्री के बसीभूत है इसके लिए एक वाक्यांश क्या है। ठीक है जी, युत्सु, स्त्रैण, पीठमर्द, मुमूर्षु। तो यहां पर हमारा आंसर होगा स्त्रैण। जो स्त्री के बसीभूत हो उसको बोलते हैं स्त्रैण, जो लड़ने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं युत्सु, और जो मरने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं मुमूर्षु। क्या बोलते हैं, मुमूर्षु। ठीक है जी, मुमूर्षु, मुमूर्षु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, कहे खेत की सुने कलिहान की, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कथनी और करने में अंतर, कुछ कहा गया और कुछ कहा गया और कुछ कहा गया और समझा कुछ गया। कहे खेत की सुने कलिहान की। ठीक है जी, कुछ कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। मूर्ख बनना और मूर्ख बनना, दो एक जैसे विकल्प। ठीक है जी, दोनों एक जैसे विकल्प कैसे हो गए जी, ये कौन सा प्रश्न है, 17वां बनाना है ये, और ये क्या है, मूर्ख बनना। तो इनमें से आंसर होगा हमारा जो ये बी वाला है, दूसरा वाला ये ए है, ये बी है, कहा कुछ गया और समझा कुछ गया, यानी कहे खेत की सुने खलिहान की, इसका मतलब कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। ठीक है जी, बात कर रहे हैं खेत की और सुन रहे हैं खलिहान की, कहां खेत रह गया कहां खलिहान रह गया, तो कहा गया कुछ कहा गया, समझा कुछ और गया। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल प्रयोग होता है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल का प्रयोग होता है, भावातिरेक में उन पर विशेष बल का प्रयोग होता है, भावातिरेक में उन, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, यहां पे आगे पीछे हो रखा है, ये देख लेते हैं क्या था वास्तव में क्वेश्चन। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल प्रयोग होता है, ये ऐसे छप रहा हो के, ठीक है जी, कुछ मिस्टेक है इसमें। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल, विशेष, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसा होना था, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या किया जाए, किया जाए। ठीक है जी, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, अल्पविराम, तो हमारा आंसर होगा डी अल्पविराम। ठीक है जी, जैसे कहीं पर शब्दों की पुनरावृत्ति आती है हम ऐसे कॉमा कॉमा लगाते हैं अल्पविराम, ताकि शब्द जो है स्पष्ट हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1900 प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा गलत शब्द युग्म है।
अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, ठीक है जी, अनग का निरग, कृत्रिम का प्राकृत, संधि का विग्रह। बताना क्या है कि गलत शब्द युग्म, गलत शब्द युग्म। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया ठीक है, यहां पर जो है, ठीक है जी, अग का अनग होता है, लेकिन अगर यहां अगी होता, अगी होता तो अगी का विलोम होता है हमारे पास क्या, निरग। तो ऐसे में कृत्रिम प्राकृत, संधि विग्रह। तो यहां पर बताना क्या है हमें कि गलत युग्म, तो गलत हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, क्योंकि संधि का विग्रह ये भी ठीक है, कृत्रिम का प्राकृत ये भी ठीक है, और अनुक्रिया का प्रतिक्रिया भी ठीक है, तो हमारा बी वाला होगा। ठीक है जी, ये गलत है, क्योंकि होना क्या था, अघी, और अगी का होता है फिर क्या, निरग। जैसे यहां अनग पूछा हुआ है, तो अग अगर होता तो अग का क्या होता फिर, अनग होता, ये होता है समय। तो यहां पर हमारा बी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, तो 19वां इस प्रकार से हो गया। और ये हिंदी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है, शुद्ध वर्तनी कौन सा इनमें से है। पहला है मिष्टान, दूसरा है हिरण्य कश्यपु, तीसरा है स्वादिष्ट, और चौथा निर्दयी। तो यहां पर बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो भाई यहां पर अगर मिष्टान की बात करेंगे तो मिष्टान हम ऐसा लिखते हैं स्टान, यहां मिष्टान ऐसा होता है। ठीक है जी, ये मिष्टान है, इसमें एक आधा ना भी होता है, पूरा ना भी होता है, और ये है ना आधा सा है मिष्टान। ये हिरण्य कश्यपु है, ये हिरण्य कश्यपु, हिरण्य कश्यपु, ये बिल्कुल सही होता है। और यहां पर जो है निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। और इस प्रकार से ये हमारा शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो गया, स्वादिष्ट हो गया। तो 20 का हमारा जो है सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हमारे ये 20 प्रश्न हिंदी के हो जाते हैं। और अब इसके बाद उत्तराखंड के प्रश्न हमारे दूसरे सर आपके बीच में आएंगे। चलिए तो दोस्तों आगे उत्तराखंड के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पे। केदार घाटी में चिपको आंदोलन के नायक कौन थे। तो केदार घाटी में जो चिपको आंदोलन के नायक थे वो थे केदार सिंह रावत। और इन्हीं केदार सिंह रावत के नाम पे ही केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ आपके पास जो है, एक तरफ जो है कुल विकास प्राधिकरण, कुल कैंटोनमेंट कोड, औद्योगिक कस्बे और नोटिफाइड एरिया। तो कुल विकास प्राधिकरण जो है उत्तराखंड में वो आपके जो है, ठीक है, कुल विकास प्राधिकरण जो है उत्तराखंड में आपके टोटल जो देखने को मिलते हैं वो है 14। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है आपके वो है 9, और यहाँ पर पहला, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल विकास प्राधिकरण 14, कुल कैंटोनमेंट बोर्ड 9, औद्योगिक कस्बे 2, और नोटिफाइड एरिया ये हो जाएगा आपका 1। तो ये जो है आपका यहाँ पर डबल आंसर हो रखा है, ये सिंगल हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23वां है, ऑनलाइन सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। इसको हम ऑनलाइन सेवाओं को ई सर्विस भी कह सकता है, ई सर्विस। इसको वो ई सर्विस भी कह सकता है। ये भी वो कह सकता है। ठीक है, तो ई सर्विस के मामले में
उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो 5वें स्थान है। और इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं और आने वाले कुछ समय में हम जो है इस तरीके के जो भी उत्तराखंड की जो रैंकिंग भारतवर्ष में जारी होती है वो सारे एक साथ ही आपके सामने देंगे, जिससे आपको जो है क्वेश्चन करने में दिक्कत ना होगी। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार के क्षेत्र है आपके लक्सर और खानपुर। रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है आपका ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि। उधम सिंह नगर का क्षेत्र है आपका सितारगंज और चमोली का क्षेत्र है आपका जोशीमठ। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राज्य में दून कहा जाता है, तो राज्य में जो दून कहा जाता है वो कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों। ये आपके पास जो हिमालय है, हिमालय की रेंज होती है और इस हिमालय में लघु या आपके मध्य हिमालय, लघु, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं और इसी को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु और मध्य हिमालय या लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, ऐसे करके कुछ मैदान आपके बनते हैं और इन मैदानों को ही संरचनात्मक घाटियां कहते हैं। और जो ये मैदान आपके बनते हैं इनको दो नामों से जानते हैं। एक आपका दून होता है, जैसा हमारा देहरादून है, पाटली दून है, और ऐसे आपका जो है द्वार होता है, जैसा आपका हरिद्वार है। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो है ये संरचनात्मक घाटियां आपकी पाई जाती है और इन्हीं को जो है दून को जो है ये संरचनात्मक घाटियां कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जरा है, बाहुबाड़ राजवंश 1280 लाखमंडल क्षेत्र के राजा समरूप कर्णदेव के समकालीन राजाओं के संदर्भ में सूचीवन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें वास्तव में बहुत ज़्यादा टिपिकल ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। जैसे यहाँ पर दिल्ली में बलबन का शासन था, इस टाइम पे दिल्ली में किसका था, बलबन का था, देख लीजिए सी किसका है। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन भी इजी होते हैं, तो इसलिए कई बार आप जो है या छात्र क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है, उनके ऑप्शनों में जाइए दिल्ली बलबन यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। ठीक है, बाकी आप अपने घर में वीडियो को पॉज करके जो है आप अपने आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है। जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, ये कथन बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर इसमें होगा नहीं। अगला है सड़कों के जाल में उत्तराखंड का स्थान देश में चौथा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, देश में चौथा स्थान नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सर्वाधिक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन हुआ है, जो बिल्कुल सही है, और कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल की सड़कों की लंबाई अधिक है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में आपको बताना है कि जो ये बुग्याल है बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है। तो ये आपका जो है केला बुग्याल जो है ये बद्रीनाथ के चारों ओर इसकी जो है फैलाव है। बात करें जोराई बुग्याल की, तो जोराई बुग्याल जो है ये थोड़ा सा आगे आपके जो है सहस्त्रताल गढ़वाल में, जो टिहरी गढ़वाल में सहस्त्रताल पड़ता है, उस सहस्त्रताल से थोड़ा आगे जाकर के ही ये जोराई बुग्याल की स्थिति हो जाती है। दूसरा जो आपका गुरसो बुग्याल है, ये गुरसो बुग्याल ये चमोली में हाथी पर्वत के निकट जो है इस गुरसो बुग्याल की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और जो खतरिंग ग्लेशियर जो आपका है, जहाँ से आपकी जो है विलंगना नदी निकलती है, आप सभी अवगत ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां,
क्वेश्चन नंबर 29वां जो है ये आपके पास उत्तराखंड की कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और इन परियोजनाओं में आपको जो है बताना है कि कौन सा परियोजना से कौन सा वो आपका संदर्भित है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये राज्य में जो लागू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो परियोजना लागू हुई थी ये राज्य में लागू हुई थी 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, ये जो हमारा लिंगानुपात होता है उस लिंगानुपात को अच्छा बनाने के लिए ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। राज्य में इसको 2018 में लागू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये राज्य में जो है 2018 में लागू हुई। वहीं महालक्ष्मी योजना ये आपके राज्य में 2021 में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री मातृ बंधुत्व योजना जो है ये राज्य में जो है 2019 में इसे लागू किया गया था। तो वहीं सबला योजना ये राज्य में 2010 में लागू की गई थी। चलिए, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका हो जाएगा 2018 में और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए समाचार पत्र हैं, इन पत्रों में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो शक्ति समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे ये बिल्कुल सही है। ज्योति ये भी प्रेम वल्लभ जोशी के द्वारा लाया गया ये भी सही है। और कुमाऊं कुमुद ये बसंत कुमार के द्वारा लाया गया ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। और स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी के द्वारा लाया गया, विक्टर मोहन जोशी के द्वारा लाया गया ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां है। हरिद्वार में संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी राज्य में? तो ये आपके राज्य में जो है इसको स्टार्ट किया या इसको जो है स्थापना इसकी की गई थी, ये की गई थी जून 1965 में। तो जून 1965 में इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन इसके आगे हो जाएगा उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यह आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला विकल्प है इसका 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करने की नई नीति के अंतर्गत हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। जी बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। आपको यहाँ पर असत्य बताना है, ध्यान दीजिए, ये भी रखना है आपको। राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन पर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा 1907 में कहाँ किया गई थी? तो ये गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना जो है ये लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। और 1914 के एकता सम्मेलन में गढ़वाल भ्रातृमंडल और गढ़वाल यूनियन को एक कर दिया गया था, क्योंकि ये अलग से स्थापित हो रखा है, ये अलग से चल रहा है, तो अलग से इसमें खर्चा इसका भी आएगा, इस संस्था का भी आएगा, इस संस्था का भी आएगा, कर्मचारी रखने हैं, सैलरी देनी है ना। तो इसलिए इन दोनों को एक कर दिया गया। और इसी के साथ साथ गढ़वाल समाचार प्लस गढ़वाली और विशाल कीर्ति सदानंद कुकरेती के द्वारा जो चलाया गया था, विशाल कीर्ति गढ़वाल के ठाट नाम से जो है इसमें लेख छपते थे, विशाल कीर्ति।
तो इन तीनों समाचार पत्रों को जो है एक कर दिया गया, क्योंकि समाचार पत्र इसका फिर अलग खर्चा, इसका अलग खर्चा, इसका अलग खर्चा, और इन तीनों समाचार पत्रों को एक करके इनको साप्ताहिक गढ़वाली नाम से जो है इसको निकाला गया था। तो ये गढ़वाली और फिर जो है दोनों को एक कर दिया गया था, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे थे? ये रहे थे 116 दिनों तक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये उस टाइम पे 2023 में किसी पेपर में पूछा गया था, इसलिए इसको रखा गया है। आप ऐसे नहीं कि आप मुख्यमंत्रियों के तिथियों को याद करें कि कितने दिनों तक रहे, बस आपको हल्का ये याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्रियों का क्रम क्या है। इसमें से अगला जो क्वेश्चन है वो है परिपूर्णानंद पैनुली के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इनका जन्म टिहरी गांव के छोल गांव हो गए छोल टिहरी के छोल गांव में हुआ था। यह आपका कथन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते 6 वर्ष की इन्हें सजा हुई थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। जेल से फरार होकर रामेश्वर शर्मा नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। आपको सत्य नहीं है, असत्य कथन का चयन करना है, तो जाहिर सी बात है डी आपका असत्य हो जाएगा। टिहरी रियासत का भारतीय संघ विलीनीकरण का इन्होंने सक्रिय विरोध किया था, जबकि जब भारत संघ में टिहरी रियासत का विलीनीकरण किया गया था तो इन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। महाराजा मानवेंद्र शाह के साथ उस पत्र पर जो है इनके भी हस्ताक्षर थे। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत कथन हो जाएगा, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? तो ये इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। उत्तराखंड राज्य में क्या हो गया है? उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले 4 बांध कौन से हैं? तो पहला आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोठार बांध। उसके बाद टिहरी की जल ग्रहण क्षमता है, उसके बाद किसाऊ बांध की जल ग्रहण क्षमता है, उसका कोलागढ़ डैम की जल ग्रहण क्षमता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां हो जाएगा, प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई वन स्टेट वन रॉयल्टी इस नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है खनन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39वां। थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम भी आपका जो है ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो आपको बोरियत फील करवा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। आपको अगर चयन पाना है तो बोरियत तो होती ही नहीं है कुछ। ठीक है, सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार और उत्तरकाशी। सर्वाधिक हरिद्वार, न्यूनतम उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के सोका भूटिया परिवार के निम्न में से किस शब्द का प्रयोग अपने परिवार के लिए करते हैं? तो ये अपने परिवार के लिए बोलते हैं खूब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41वां। चंपावत जिले में स्थित जो आपका नगर है गढ़मुक्तेश्वर, जो गढ़मुक्तेश्वर नगर है ये आपके किस नदी के संगम पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है मंदाकिनी नदी यहाँ बहती है नहीं, है ना, मंदाकिनी यहाँ बहती है नहीं, पिंडर यहाँ बहती है नहीं। तो आंसर सही इजीली आपका निकल के आ रहा है काली व लोहावती नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। आपके पास आंदोलन दिए गए, चिपको आंदोलन चमोली बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्षा सूत्र आंदोलन बेलंगना क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा, पहाड़ी रखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल बिल्कुल सही हो जाएगा, रवाई आंदोलन देहरादून नावकर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, बाकी ये आंदोलन तो आपके बेसिक आंदोलन ही है, लगभग सभी इनके बारे में जो है जानते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43वां है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र राज्य में
कहाँ स्थित है? तो कलियार सौर भूस्खलन क्षेत्र राज्य में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य जो है ये भूस्खलन क्षेत्र है। और राज्य में आने वाली सर्वाधिक आपदा जो है वो भूस्खलन ही है, जो सबसे ज्यादा राज्य में आती है, जो बाढ़ के लिए भी जिम्मेदार है और भूकंप के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। ठीक है, इसमें कथन ए आपके पास दिया गया है, हिमालय पर्वत एक मूलधार युवा पर्वत है, कारण आर दिया गया है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो भाई ये 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है, जिससे जो है हिमालय पर्वत पर दबाव पड़ रहा है और वो हिमालय पर्वत जो है एक मोड़दार आकृति इसने धारण करी हुई है। तो आपका आंसर कथन ए और आर सही है और कथन जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45वां हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के उत्तराखंड आगमन प्रथम आगमन 1854-55 में हुआ था। किस स्थान पर इन्होंने तप किया था? तो इन्होंने तप किया था आपके डिगुली रामनगर में। उत्तराखंड के पुनर्जागरण के काल की ये घटना आपके साथ देखने को मिलेगी। जब आप पुनर्जागरण का टॉपिक पढ़ते हैं तब आप यहाँ पे ये चीज पढ़ते हैं। 1857 के आंदोलन के उत्तराखंड में कम प्रभावित होने के संदर्भ में, मतलब उत्तराखंड में जो 57 की क्रांति उतना सफल नहीं हो पाई थी, उसका विचार करना है और बताना है आपको क्या कारण रहा। अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन का सुधारवादी लग रहा था। जी बिल्कुल सही है। कुमाऊं कमिश्नर रैंजे काफी कुशल एवं उदार शासक थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। टिहरी नरेश एवं चंद्र शासकों के अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी, ये भी आपका सही है। और राज्य में शिक्षा, संचार, यातायात साधनों की कमी थी, जिस वजह से जो है, तो यहाँ पर आपके सभी कथन आपके सही हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। भाई आपके एक तरफ जो है राज्य जिले दिए गए, उनका क्षेत्रफल दिया गया, तो 8300 तो भैया राज्य में कहीं का भी क्षेत्रफल नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन जब आप देख रहे हो तो आप पॉज कर सकते हो, अपना आंसर लगा सकते हो, फिर आप अपने हिसाब से उसके बाद आंसर चेक कर सकते हो। चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित निम्न के कारण थे। आपको मालूम ही है, बालो कल्याण चंद ने ये राजधानी को स्थानांतरित किया था। हालांकि उनके पिता ने इसकी नींव डाल दी थी, लेकिन तब तक उनको जो है खस राजा ने उनकी हत्या कर दी। तो इसके कारण जो है दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों राज दरबार में षड्यंत्र और अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां है। राज्य में शासन करने वाली ये कुछ शक्तियां हैं और इन शक्तियों का आपको बताना है क्रम। तो राज्य में सबसे पहले कुणित थे, कुणित के बाद मौर्य थे, मौर्य के बाद शक थे और शक के बाद कुषाण है। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मौर्यों का, शकों का यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन तो ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति में थोड़ा बहुत जो है उनका जो है कुछ प्रमाण यहाँ मिले हैं। तो शासन तो करने वाली शक्तियां तो नहीं थी, क्योंकि यशवंत कटवाच में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बनते हैं इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है। चंद्रवंश की राजधानी वापस हो गया है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50। लाखोडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां हैं वो किस काल की मानी जाती है? तो वो आपके पाषाण काल की मानी जाती है। किस काल की मानी जाती है? पाषाण काल की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 होना 51वां क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के कराचल अभियान का इब्न बतूता ने विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार यह महापर्वत श्रृंखला दिल्ली से 10 दिन की यात्रा की दूरी पर है और यहाँ का राजा अपने क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा है। इस वर्णन के आधार पर कराचल की पहचान की गई है कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। किस समस्या के कारण
गांधी जी ने 25 जनवरी को गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका डोरा पार्क आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53वां। क्वेश्चन नंबर 53वां हो जाएगा, जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री धामी जी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को कहां से किया था? तो ये किया था आपके देहरादून से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां हो जाएगा आपका, सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी उद्देश्य बताने वाले उत्तराखंड का जो बजट था उसका जो संक्षिप्त नाम क्या दिया गया? तो इसमें आपका आंसर दिया गया है गरीब, गरीब जी, युवा वाई, अन्नदाता ए और नारी शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट एन। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55वां हो जाएगा आपका, ये पहाड़ हर वर्ष जो है अस्कोट से आराकोट की यात्रा की थीम क्या थी? इस बार जो आयोजित हुई थी, और सभी को मालूम है आपको कि 1974 से ये यात्रा लगातार चल रही है, अस्कोट आराकोट यात्रा, और इस बार 2024 में ये यात्रा जो है इसका जो थीम थी वो थी सोच से संगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56वां, क्वेश्चन नंबर 56वां है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म रिखुली नॉमिनेट हुई है। इस रिखुली का जो थीम थी वो किस थीम पर ये फिल्म बनी हुई है? तो ये फिल्म बनी हुई है अंधविश्वास पर आधारित, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास पर आधारित ये फिल्म बनी हुई है। ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से पहला और एकमात्र व्यक्ति जो संयुक्त प्रांत आगरा अवध का लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58वां, उत्तराखंड में लाठी आर्ट का संबंध, लाठी आर्ट, देखिए लाठी आर्ट जो है वेशभूषा से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भैया हम पहनते हैं पहाड़ी टोपी, है ना, और इस पहाड़ी टोपी के ऊपर हम ब्रह्म कमल लगाते हैं, है ना। तो ये टोपी और ब्रह्म कमल के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी को इस बार पहनाई गई थी जब यहाँ पर उत्तराखंड डेस्टिनेशन समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है देश विदेश से लोगों को जो है उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट मीट का आयोजन किया गया था। तो ये लाठी आर्ट जो है ये उत्तराखंड की वेशभूषा पर आधारित एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, आए ना आए लेकिन थोड़ा बहुत उत्तराखंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 59वां और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59वां, झंगोरा का वैज्ञानिक नाम। तो झंगोरा का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्निक्लोवा फ्रूमेंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तुलसी की माला, कच्चे चने, दाल, नारियल और मिश्री, इसको पूजन सामग्री के रूप में किस धाम में चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है आपके बद्रीनाथ धाम। ठीक है, तो ये आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन के लिए जो जीएस है आगे दूसरे साल पढ़ेंगे। धन्यवाद।